हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो सीरीज होने वाला है इसमें क्लास नाइन्थ को कवर कर रहे हैं हम लोग। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 3 वीडियो। प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और मोमेंटम वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका पूरा थ्योरी डिटेल से समझेंगे विद सम एग्जांपल्स। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड देन कुछ एनसीईआरटी में जो आपका सॉल्व या अनसॉल्व इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसका। तो टोटल चार पार्ट में ये वीडियो होगा। तो आज के जो पार्ट है थर्ड, इसमें थ्योरेटिकली आपका पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। इसके बाद बचेगा ये इसी का एनसीईआरटी का जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज होता है वो बचेगा। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दूंगा। तो ओवरऑल थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म होगा और इसके बाद एक और वीडियो इस चैप्टर का आएगा। देन हमारा फिजिक्स का 2 चैप्टर कवर अप हो जाएगा, जिसमें हमने मोशन ऑलरेडी कवर कर रखा है और इसमें लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग को देखना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझते हैं। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो सेकंड लाइन पे बाद में आते हैं, पहले समझते हैं। तो थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा बट वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे सपोज किसी को मैं ऐसे जाके किसी ऑब्जेक्ट पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, अपने हाथ से दीवार पे सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो बदले में मेरे ऊपर भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का ही लगेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे दीवार पे आप या किसी चीज़ को धक्के देते हो तो आगे की ओर धक्के देते हो तो हमारे हाथों में चोट लगता है ना। आप दीवार पे या किसी चीज़ पे जितना तेज हाथ मारोगे, बस डोंट ट्राई इट, बट आपने फील करा होगा कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे अपना हाथ को जितना तेज मारोगे उतना तेज आपको चोट लगेगा। आप सोचोगे और तेज मारे तो आपके हाथों पर और तेज चोट लगेगा। तो ऐसा क्यों? आपने जितना फोर्स लगाया उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट आप पे भी, वो जो भी ऑब्जेक्ट है आप पे भी उतना ही फोर्स लगाया बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आपने इस डायरेक्शन में लगाया तो बदले में उस ऑब्जेक्ट ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिस वजह से हमारे हाथों पे चोट महसूस होता है। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है, अभी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने कभी बोट वगैरह पे, पार्क वगैरह में बोट पे चढ़ा होगा तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता होगा कि अगर किनारे पे जब भी आप बोट से उतरते हो तो इस तरह से उतरते, तो जब आप आगे की ओर इस पे पाँव रखते हैं, यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी में भी आपको डायग्राम, आगे की ओर पाँव रखते हो तो आपका पीछे वाला पाँव इस बोट को पीछे की ओर दबाता है। तो आपने ऐसा फील करा होगा कि बोट भी पीछे की जाता है। तो आपने आगे करा, ठीक है, आपने आगे जाने के लिए बोट आगे यहाँ पे आने के लिए आपने क्या करा? आपने पैर से बोट को पुश करा और आगे आया, तो बदले में बोट भी यहाँ पे क्या चला गया? बोट भी पीछे की ओर गया, ठीक है ना। तो आपने इधर फोर्स लगाया, बदले में बोट भी और रिएक्शन के कारण इधर गया। तो ओवरऑल ये है। यहाँ देखिए इस फिगर में देखिए, तो ये जो भी लेडीज हैं इन्होंने गन को पकड़ रखा है ना। तो गन को पकड़ रखा है, इन्होंने गन चलाया। जैसे ही गन को इन्होंने चलाया है, अगले ही पल देखिए ये लुढ़क गई, गिर गई हैं, है ना। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, क्या होता क्या है? बेसिकली हर एक्शन का रिएक्शन होगा। जब आप गन को फायर करते हो तो गन को जब फायर करेंगे तो गन पे क्या होगा? गन में आगे की ओर फोर्स लगता है ना, उसमें जो भी इजेक्ट करने के लिए बुलेट जो होता है तो बुलेट पे आगे की ओर फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो जब बुलेट पे आगे फोर्स लगता है तो उस एक्शन का एक रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है और गन काफ़ी तेजी से पीछे की ओर आता है ना, काफ़ी तेजी से गन पीछे आता है। तो जो एक्शन हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलेट को हिट करने के लिए, उस एक्शन का रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए कई बार आप देखते होंगे जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स वगैरह होते हैं या पुलिसमैन होते हैं वो गन को कंधे से चिपका के चलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या गलती करा, मैं आपको वो पिक्चर भी दिखाता हूँ। इन्होंने गन तो पकड़ा है बट गलत तरीके से पकड़ा है, कंधे पर चिपका है। देखिए इन्होंने गन को सीधा ऐसे पकड़ रखा है, जिस वजह से जब ये यहाँ से अगर कोई बुलेट फायर होती है तो बदले में एक रिएक्शन पीछे की ओर आता है और इनको बहुत तेज चोट लगता है और अगले पल ये गिर जाती है। तो ये गलत तरीका था, एक्शन का रिएक्शन काफ़ी तेज हुआ। अब सही तरीका क्या है? देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक प्रोफेशनल ट्रेनर है, इन्होंने देखिए गन को बिल्कुल कंधों से चिपका के चलाया है। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये बुलेट आगे की ओर हिट करेगा तो ये गन चूंकि कंधे से चिपक रखा है तो इनको पीछे की ओर जर्क तो महसूस होगा बट वो झटका नहीं लगेगा। ये जो चिपक रखा है ना यहाँ पे, तो ये ऐसे होगा। लेकिन सपोज यहाँ से ये जाके यहाँ से अगर गैप रहे और ये हिट करे तो कितना तेज हिट करेगा। तो दिस इज द राइट वे टू फायर अ गन, है ना। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनर वगैरह इस तरह से करते हैं या जो पुलिसमैन होते हैं ना। तो दिस इज ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपका एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ का।
हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन की वजह से ये मैडम यहाँ पे फॉल करी हैं, है ना, गलत तरीके से गन पकड़ी हैं इस वजह से। तो अब आप लोग न्यूटन थर्ड लॉ सीख गए, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट में जो लिखा है, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। दिस इज सेइंग दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, जो फोर्स एक्ट करेगा वो टू डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेगा। जैसे अब चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ पे है ना, या यहाँ है ना, इसका एक कार है, ठीक है ना, इस कार को आप धक्के दे रहे हो, है ना, धक्के दे रहे हो, तो आपने कार पे फोर्स लगाया F, तो बदले में कार ने भी आप पे लगाया फोर्स F, ठीक है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज इसमें ऐसे हो जाते हैं ना कि सर एक बॉडी है तो इस पर एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो ये बॉडी चला कैसे सर, है ना, ये चला कैसे। तो देखिए यहाँ जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा तो बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा। यहाँ देखिए एक ही बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देखिए एफ फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा। बट यहाँ पे जो इक्वल अपोजिट फोर्स तो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल अपोजिट फोर्स, बट यहाँ ध्यान दीजिए ये फोर्स किस पे लग रहा है, कार पे, है ना, और ये वाला फोर्स जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है, इस ह्यूमन पे। तो इस पे आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है कि अब ये क्वेश्चन भी है कि कार मूव कैसे करता है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करोगे, न्यूटन्स लॉ में जो एक्शन का रिएक्शन लगता है वो दो अलग अलग बॉडी पे, आप किसी बॉडी पे एक्शन शो करते हो तो बदले में वो आप पे एक रिएक्शन लगाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन्स लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होते हैं दैट्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अभी एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। और देखिए अब यहाँ देखिए इसी पे है, बुल्लक कार्ट पे ही आपका क्वेश्चन है कि बुल्लक कार्ट पे क्यों चला। तो अब यहाँ देखिए ये जो बुल है इसने कार्ट को आगे की ओर फोर्स लगाया, है ना, तो बदले में कार्ट इस बुल पे पीछे की ओर फोर्स लगाया। तो यहाँ देखिए ये जो फोर्स है, ये फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस कार्ट और दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बुल। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन मैंने शायद लगा रखा है इसमें, हाँ ये देखिए, अगर आई होप अगर आपको दिख रहा, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन देन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कार्ट पुल अ कार्ट, हॉर्स पुल अ कार्ट। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, अगर आपको रीड नहीं कर पा रहा है तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखिए। तो या इसका आंसर क्या होगा कि इसमें जो फोर्सेज एक्ट कर रहा है वो टू बोल रहा है हॉर्स कार्ट है, तो अगर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होगा तो ये हॉर्स कैसे उस कार्ट को खींचेगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर आप यही करेंगे कि द फोर्सेज, टू फोर्सेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। किसी बॉडी को नहीं चलने का कंडीशन ये होता है कि जब आप उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेम बॉडी पे एक्ट करेगा तब नहीं चलेगा, है ना। तो आई होप आपको न्यूटन सेकेंड लॉ क्लियर हुआ हो, थर्ड लॉ सॉरी। आगे एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं ना। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए ये लोग यहाँ पे कार को हिट कर रहे हैं, ठीक है ना, कार को इस तरह से धक्के दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कार चलेगा। बट यहाँ देखिए ये भाई साहब क्या कर रहे हैं ये कुछ लोग तो इस कार को नीचे से धक्के दे रहे हैं, तो ये समझदार लोग हैं, नीचे से धक्के। और ये भाई साहब को देखिए, ये भाई साहब क्या कर रहा है, इस पे जो भी व्हीकल है उसी के ऊपर चढ़ गया है और ये फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ भी देखिए एक्शन रिएक्शन तो दोनों अपोजिट बॉडी पे हो रहा है, बट ये जो थोड़ा सा अपने पाँव से जो फोर्स लगा रहे हैं वो वापस इसी पे लगा रहे हैं, मतलब इनका जो फोर्स है वो उसी बॉडी पे सारा का सारा फोर्स आ जा रहा है इस बॉडी, इसलिए इनका फोर्स किसी काम का यहाँ पे है नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे है ना, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पे फोर्स लगाया तो ऑब्वियस सी बात है इन पे फोर्स लगा रहा है। बट फॉर दैट ये अपने पाँव से किसको पुश कर रहे हैं, अपने पाँव से कार्ट को पुश कर रहे हैं। ये लोग जब इसको धक्के दे रहे हैं नीचे से तो पाँव से ये लोग सड़क को पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको एक आगे की ओर मोमेंटम इस तरह से मिलता है और आगे पुश कर पाते हैं। लेकिन ये भाई साहब कर रहे हैं यहीं से इससे पुश कर रहे हैं और यहाँ पे दूसरा पाँव उसी बॉडी पे है। ऐसे में इनका फोर्स जो है ये काफ़ी वेस्ट कर रहे हैं, इनका नेट जो हो रहा है वो जीरो हो जा रहा है, किसी काम का यहाँ पे है नहीं। तो ये न्यूटन सेकेंड थर्ड लॉ था, है ना। आई होप आपको न्यूटन थर्ड लॉ समझ आया हो, है ना। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। अब आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग स्टार्ट करते पढ़ना। देखिए अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। किसी बॉडी पे जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है तो टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है ना। तो अब देखिए नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो। सबसे पहले ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक टर्म है जिसमें आइसोलेटेड का मतलब है उसको पूरी तरह से अलग कर दिया गया, एक सिस्टम को बाहरी वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं, मतलब बेसिकली उस पर कोई फोर्स वगैरह एक्ट नहीं कर, एक बॉडी है तो ये आइसोलेटेड है, इस पर नो फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है।
तो जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, P = m × v। ठीक है, तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए मोमेंटम में होता क्या है बेसिकली, लेट्स से कि अगर ये एक बॉडी A है, ठीक है, जो शुरू में कुछ UA वेलोसिटी से चल रहा है, एक बॉडी B है जो कुछ UV वेलोसिटी से चल रहा है ना। इसका मास है ma, इसका मास है mb, मास ऑफ b। ठीक है ना। थोड़ी देर बाद ये क्या करता है, ये दोनों बॉडी आपस में आके टकरा जाता है। ठीक है, ये दोनों बॉडी आपस में टकराता है। ठीक है, अब दोनों बॉडी में कोलिजन होता है, मतलब टक्कर को बोलते हैं कोलिजन। कब होगा, जब UA वेलोसिटी ऑफ बॉडी A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B। जरा सोचिए, अगर ये सब एक ही लाइन में चल रहे हो और पीछे वाले बॉडी का स्पीड ज़्यादा हो तो ये क्या करेगा, इसको जाके टक्कर करेगा। इस टक्कर को बोलते हैं कोलिजन। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन। ठीक है, अब कोलिजन के बाद ये दोनों फिर सेपरेट होंगे, है ना। ऑब्वियस बात है, अब ऐसे चिपका तो नहीं रहेगा, सेपरेट होगा, है ना। तो सेपरेट होने के बाद बॉडी की वेलोसिटी, जो ए बॉडी का वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी कुछ VA हो गया, है ना, और बॉडी B का जो वेलोसिटी हो गया कुछ VV हो गया, है ना। इसका बॉडी B है, इसकी वेलोसिटी कुछ फाइनल वेलोसिटी VV मान लेते हैं, है ना। देखिए अब यहाँ पे जो भी ये देखिए, यहाँ पे आपको NCERT डायग्राम से भी दिखेगा। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, NCERT में ये डायग्राम है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। A और B है, इस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है। तो जिस समय कोलिजन हुआ उस समय फोर्सेज कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, एंड ये फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ठीक है ना। यहाँ देखिए अब ये सेपरेशन के बाद इस तरह से चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोलिजन हुआ, इसकी वेलोसिटी फाइनल कुछ VV होगी। अब इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये कोलिजन जो हुआ है दोनों बॉडी में खुद के फोर्स के कारण, किसी ने करवाया नहीं, ये दोनों चलते गए और इस तरह से जाके आपस में टक्कर कर दी। तो ये जो कोलिजन खुद की वजह से हुआ है, इनका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेयर F एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व होगा। अब ये कंजर्व होने का मतलब क्या है, कंजर्व होने का मतलब कोई लॉस नहीं होगा। अगर पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कुछ है तो फाइनल मोमेंटम भी वही होगा। तो चलिए इसको देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। इसका अगर इनिशियल मोमेंटम, अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम लिखूँ तो MAUA, ठीक है, प्लस MBUB, ठीक है, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, MAVA, ठीक है, प्लस MBVB, ठीक है। तो ये इसका फाइनल मोमेंटम का, ये तो खैर फॉर्मूला हो गया। अब इसे हम लोग ड्राइव करेंगे, ठीक है। ड्राइव करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे एक फोर्स इस पे लग रहा है, अगर ये A है और B है तो इस फोर्स को इस पे जो लग रहा है FAB, और इधर वाले फोर्स को FBA, ठीक है। तो A ने B पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो बदले में देखिए अब ये ब्लॉक जाके इस पे फोर्स लगाया तो बदले में B भी तो एक्शन का रिएक्शन दिखाएगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग इसको अगले पेज पे प्रूफ करते हैं। अभी मैं आपको जस्ट फॉर्मूला बताऊँ, दिस इज डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे हमने क्या करा, अब ये तो मोमेंटम कंजर्व होगा F एक्सटर्नल, ये तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा है। अभी अगले पेज में मैं इसी को प्रूफ करने वाला हूँ, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है। देखिए अगर ये बॉडी A है, ठीक है ना, और ये बॉडी B है, ठीक है ना। अब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू A ऑन B, तो फोर्स, अब ये एक्शन होगा, सपोज ये एक्शन है इस पे, तो बदले में ये भी तो रिएक्शन लगाएगा ना। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू B ऑन A। तो अब यहाँ से देखिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग एक कंक्लूजन यहाँ से लिख सकते हैं, FAB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FBA। नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अब एक्शन रिएक्शन है तो इक्वल तो होगा बट अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिए दोनों फोर्सेज को मैंने इक्वल करा है बट अपोजिट, ये माइनस साइन बस ये बता रहा है न्यूटन थर्ड लॉ। तो अब देखिए फोर्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पीछे वीडियो में करा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
है ना। ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये फोर्स ऑन बी है ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एम, ठीक है, बी, और उसके बाद फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे एम मास अलग कर लेते हैं, और ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v, है ना, इनिशियल v के लिए, है ना, दिस इज मास ऑफ बॉडी b, तो यहाँ पे v माइनस यू, ठीक है, तो यहाँ पे v माइनस यू बाई टी, लेकिन ये किसके लिए है, बॉडी b के लिए, है ना, क्योंकि b की बात करें तो b का वेलोसिटी। अब माइनस साइन लगाइए, अब यहाँ पे a के लिए करिए, तो m a मास ऑफ बॉडी a, और इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। तो यहाँ पे देखिए m, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, m इंटू वी, मतलब बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, p बाई टी, ठीक है। तो इन मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम को टाइम से डिफाइन करते, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, एम ए, और यहाँ पे क्या रख लो, वी ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन टी। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कट करते हैं आपस में, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए एम बी, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वाले टर्म को अपोजिट साइड कर लेते हैं, तो देखिए एम वी वी बी, अब इसको इधर ले आते हैं, एक्सचेंज करते हैं ना आपस में, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो साइन माइनस साइन प्लस बन जाएगा, दूसरा इनिशियल फाइनल हमारा एक तरफ आ जाएगा, तो प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, है ना। ये देखिए अब देखो जरा यहाँ पे ये क्या है, B का फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे देखो मैं B का फाइनल मोमेंटम की बात करूँ, B का, तो B फाइनली वी वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मास है, तो V का फाइनल मोमेंटम यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, P फाइनल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P इनिशियल। इनिशियल क्यों लिखे, देखिए एम ए वी ए का मतलब क्या, V फाइनल मास ऑफ A एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ A, मतलब A का फाइनल मोमेंटम और B का फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ A प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, तो पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, ठीक है, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल यहाँ पे है, समझ गया ना इस बात को। तो बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा है, देखिए अब अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, बेसिकली आप ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखोगे, अगर बॉडी बी के मोमेंटम की बात करो तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन टी, यही होगा ना। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो आपने पी फाइनल लिखा, पी इनिशियल अपॉन टी। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ करेंगे, आपको जहाँ भी नीड लगे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, हालांकि इसी लेक्चर में हमें करना था बट थोड़ा सा मेरा ऑफलाइन क्लासेज का टाइम हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, NCERT वेस्ट NCERT का न्यूमेरिकल कर लेंगे, है ना, पूरा न्यूमेरिकल पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, इसमें देखेंगे, और हो सके तो एक या दो वीडियो में हम लोग इसको पूरा सॉल्व आउट कर लेंगे। तो इसमें सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।